शोभा का एक ही बेटा था, सुशील, जिसे शोभा ने बड़े प्यार से पाला था। शोभा और उसका पति सुमेन दोनों ही बड़े सीधे लोग थे, पर शोभा का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, जिसके कारण बेटे की परवरिश से लेकर उसके लिए लड़की देखना, यहाँ तक कि उसकी शादी करवाने तक का सारा काम शोभा ने ही किया था। सुबह सुबह अपना कमर पकड़े शोभा की बहू वेणु किचन की ओर आती है। अरे बहू, तू कहाँ रसोई में चल दी? रात को तेरे कमर में दर्द था ना? आप बैठ यहाँ। कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा मम्मी जी। ज़रूर कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे मेरे, जो आप जैसी सास मिली मुझे। पर ये ना अपनी हार्ड कॉफ़ी मांग रहे हैं, और मेरे हाथ की कॉफ़ी के अलावा किसी और के हाथ की कॉफ़ी ने पसंद ही नहीं आती। आप जानती है ना मम्मी जी, इसलिए किचन में मुझे आना पड़ा। अच्छा ठीक है बहू, जा पर ध्यान रखना अपना, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे आवाज़ लगा देना। वेणु किचन में जाकर अपने पति के लिए कॉफी बना रही होती है कि अपने रूम से चिल्लाता हुआ सुशील कहता है, अरे वेणु, लाओगी कि नहीं कॉफ़ी तुम? ओह माय गॉड, दिस गर्ल। अपने बेटे के कहे शब्दों को सुनकर शोभा के ललाट पर सिलवटें आ जाती है। ये किस तरह बोल रहा है ये लड़का? कौन अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? मतलब मेरे पीछे ये इसी तरह से बहू से बात करता है? सुबह से शाम हो जाती है और शोभा इस वाक्य को पूरी तरह भूल जाती है। शाम को जब शोभा माला फेर रही थी, वो अपनी बहू को अचार चाटते हुए दिखती है। जाप पूरा कर शोभा अपनी बहू के पास जाकर उससे पूछती है, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? जी घबरा रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। वो बस मुझे ना सुबह से खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी बड़ी पानी पूरी इमली की चटनी के साथ खिला दे, क्या मज़ा आएगा। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं चलती ना तेरे साथ बाजार। चल तैयार हो जा, हम दोनों सास बहू पानी पूरी खा कर आते हैं। और आज तो सुशील भी घर पर ही है, उसे भी साथ ले ले। काम के चक्कर में बेचारा बाहर की चाट पानी पूरी भी नहीं खा पाता। सुबह सुशील और वेणु बाजार में पानी पूरी खाने निकलते ही है कि रास्ते में सुशील को उसके ऑफिस का एक दोस्त प्रणव मिल जाता है। नमस्ते आंटी जी, सब ठीक है ना भाभी जी? जी, और आप? मुझे क्या होगा भाभी जी। और भाई, कहाँ चली सवारी? बस आज संडे को जरा फ्री था तो घर वालों के साथ पानी पूरी खाने जा रहा हूँ। तू भी चलना हमारे साथ। सुशील का फ्रेंड प्रणव भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। सभी एक लाइन में खड़े होकर पानी पूरी खा रहे थे, तभी वेणु का हाथ सुशील के हाथ पर लग जाता है, जिससे उसके खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है और भड़क कर सुशील अपने दोस्त के सामने ही वेणु से कहता है, बे यार, हाथ संभाल के रख, ऊपर ही चढ़ जाएगी क्या तू मेरे? ये सुनते ही शोभा को सुबह का वाकया याद आ जाता है। उस वक्त तो शोभा कुछ नहीं कहती, पर घर लौटने के बाद अपनी बहू से इस बारे में बात करती है। पहले तो कभी सुशील इस तरह तुझसे बात नहीं करता था, पर आजकल मैं देख रही हूँ ये तू तड़ाक यार कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी पत्नी के लिए। घर के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल करते करते आज उसने अपने ऑफिस के दोस्त के सामने भी तुझे इस तरह कह दिया, और तूने पलटकर कुछ भी नहीं कहा। क्यों बहू? नहीं नहीं मम्मी, वैसी कोई बात नहीं है, ये तो बस नॉर्मली कह रहे थे। नॉर्मली इस तरह दोस्तों से बात की जाती है, पत्नी से नहीं। पत्नी का दर्जा ऊंचा होता है। 30 साल होने के बाद भी औरत से ढंग से बात करना नहीं आता। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने इसे? आज तो मैं इस लड़के की खबर लेने वाली हूँ। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती है तो मुझे कसम दीजिए, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगी। अरे ये तू बहुत गलत कर रही है बेटा, ये सब तुझ पर ही भारी पड़ेगा। पर ठीक है, तू कहती है तो मैं तुम मियाँ बीवी के बीच नहीं बोलती। वेणु अपने पति का साइड लेती हुई इस बात को यहीं दबा देती है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। अब इस तरह अपनी पत्नी का इंसल्ट करना सुशील की आदत बन चुका था। 2 हफ्ते बाद आज रात के डिनर में फ्राइड राइस, दम आलू, नान तड़का और एक मिक्स वेज सबके लिए बनाकर रखना। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, शायद बॉस और उनकी वाइफ भी आ जाए। आई एम नॉट श्योर, बट अरेंजमेंट वैसे ही रखनी होगी। कई दिनों से सब मुझसे पार्टी मांग रहे थे। सबको प्रमोशन की पार्टी किसी 5 स्टार होटल में देने से अच्छा है कि घर में ही दे दो। जी बिल्कुल सही किया आपने, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबको संभाल लूंगी।
रात को सुशील के सभी फ्रेंड और बॉस डिनर पर आते हैं और हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। अब कुछ खिलाओगे भी कि नहीं यार? बैठकर मजाक क्या कर रही हो वेणु? जाओ किचन में, लगाओ खाना सबके लिए। वेणु किचन में जाकर सारे डिशेस लाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। जिसने भी खाना बनाया है उन्हें भी साथ बैठना चाहिए। सुशील, अपने मिसेस से कहो खाने पर बैठने के लिए। वो क्या बैठेगी सर, उसे आदत है खड़े रहने की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी के वॉचमैन को हटाकर इसे ही वहां लगवा दूं। अरे खड़ी क्या हो वेणु, अकल नहीं है क्या तुम में? जाओ सर के लिए नान लेकर आओ। ये सुनते ही वेणु की नजरें झुक जाती है। वो किचन में चली जाती है जहां पहले ही शोभा खड़ी थी। अरे क्या हो गया बेटा, जा बाहर बैठ, हंसी मजाक कर। तेरा पति तुझसे मजाक ही तो कर रहा है। अब से ही थी मम्मी जी। शोभा वेणु की बात का कोई जवाब नहीं देती। सभी खा पी कर घर लौट जाते हैं। अगली सुबह शोभा सुशील से कहती है, अरे बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि आज ना तू वर्क फ्रॉम होम ही कर ले। कितने दिनों से मैं तुझसे बात ही नहीं कर पाती। मम्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, अब ले लेता हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम। सुशील वर्क फ्रॉम होम लेकर घर में काम कर रहा होता है कि शोभा उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज को बिना उसे बताए घर पर बुला लेती है। कल सुशील ने पार्टी दी और आज आपने हमें बुला लिया आंटी जी। वैसे वो कहाँ है? अपने दोस्तों की आवाज सुनकर सुशील अपने कमरे से निकल ही रहा था कि शोभा कहती है, अरे कमरे में पड़ा रहता है नालायक। बचपन से उसे आदत थी इसी तरह दुबक्के कोना पड़े रहने की। हर क्लास में अंडा लाता था। भगवान जाने कैसे उसे ये जॉब लगी है। मुझे तो तुम लोगों के बॉस के लिए बुरा लगता है। मम्मी, मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? अरे आ गया, अब खड़ा क्या है? सभी को बैठने के लिए तो बोल। एकदम निकम्मा है। बार बार अपनी माँ को खुद को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत करते हुए देख सुशील फुसफुसाकर अपनी माँ से कहता है, आज क्या हो गया मम्मी तुम्हें? ये सबके सामने क्यों मेरे इंसल्ट करती जा रही हो? अरे अब कान में क्या फुसफुसा रहा है? तमीज नहीं है जरा अब इस लड़के में। अरे भाई, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरे दोस्त आए हैं, जा किचन में जाकर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। बार बार अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सुशील की नजरें झुक जाती है। नजरें क्यों झुका रहा है बेटा? इसी तरह तो अपने दोस्तों के सामने तू वेणु के इंसल्ट करता है। पति पत्नी तो एक ही होते हैं, तो इनडायरेक्टली सभी के सामने वेणु को डिसरिस्पेक्ट कर तो अपना ही तो इमेज बना रहा था। जो अपनी पत्नी की कदर नहीं कर सकता, उसकी खुद की भी क्या कदर होगी? पीठ पीछे सभी तुम्हारी बातें ही बनाते होंगे। आज जो मैं कर रही हूं ना, खैर वो तो इंसल्ट है ही नहीं। अपनी माँ की कही बातें सुनकर तुम्हारी नजरें झुक गई, जबकि मैंने तुझे जन्म दिया है। तूने क्या किया वेणु के लिए जो सबके सामने उससे इस तरह बात कर रहा था? बता। अपनी माँ की कही बात सुनकर सुशील की आंख खुल जाती है। आंटी इज राइट सुशील, कल बॉस भी यही कह रहे थे और ऑफिस की भी फीमेल मेंबर्स यही कह रही थी कि सुशील को जरा भी तमीज नहीं है। सबने मुझ पर टिप्पणी कर दी वेणु, सिवाय तुम्हारे, और मैं तुम्हारा ही इंसल्ट करता रहा। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू मम्मी, मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए। जिस घर में शोभा जैसी सास हो, उस घर की बहू के साथ गलत हो भी कैसे सकता था। शोभा अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाती है कि उस दिन के बाद वो भूलकर कभी भी वेणु के साथ मजाक में भी बदतमीजी नहीं करता। सहारनपुर शहर में राजेश अपनी पत्नी शीतल और 3 बेटियां कविता, रीना और नंदनी के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी कविता बहुत ही पारिवारिक और जिम्मेदार लड़की होती है और घर पर रहकर अपनी माँ का काम में हाथ भी बटाती है। लेकिन उसी के उलट उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही तेज और चंचल स्वभाव की थी, जो कि भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, और रीना एक स्कूल में टीचर होती है। सुनिए जी, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आपसे कहूँ। अरे तो इसमें सोचना कैसा है, बोल दो क्या कहना चाह रही हो। मुझे लगता है अब हमको अपनी बेटियों की शादी का सोचना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, कल कविता को देखने वाले आने वाले हैं,
पड़ोस के मदन चाचा ने उनको हमारी कविता के बारे में बताया है। अच्छा जी, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? मेहमानों के स्वागत की बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। अगले दिन राजेश के घर मेहमान आते हैं। शीतल उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और मेहमानों के आगे 2-3 तरह का नाश्ता और मिठाई रखती है। जी, मदन चाचा ने बताया था आपके 3 बेटे हैं। हाँ जी, 2 मेरे बेटे हैं और एक मेरे छोटे भाई का बेटा है जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। अरे भाई साहब, भाई का लड़का भी सगे की तरह ही तो होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी। हमारी भी 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कविता है, जिसके रिश्ते के लिए आप लोग आए हैं। अरे तो जल्दी से लड़की को बुलाइए बहन जी, मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है लोगों से। बेटा नंदिनी, कविता को ले आओ। कविता के आते ही सुमित्रा अपनी तीखी नजरों से उसका जायजा लेने लगी। वो कविता से पूछताछ करने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। उसके लिए एक बहू को हर कसौटी पर परखना बहुत जरूरी था। नंदिनी ने भी सिचुएशन को समझ लिया था। तुम्हें खाना बनाना आता है ना बेटा? जी आंटी, थोड़ा बहुत आता है, मम्मी ने सिखाया है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। हमारे घर में हर दिन कुछ नया खाना बनता है। क्या क्या बना लेती हो? अरे आंटी जी, सारा काम बहू मायके में ही सीख लेगी तो ससुराल वाले उसको क्या सिखाएंगे? नंदिनी की बात को सुनकर सबको हंसी आ जाती है। सुमित्रा ने फिर गंभीरता से कविता की तरफ देखा। अब उसकी अगली परीक्षा थी घर के नियमों और अनुशासन को लेकर। घर के कामकाज में कोई आलस नहीं चलेगा। सुबह 5 बजे उठकर सब काम समय से करना होता है। तुमने ये सब पहले किया है क्या? जी, मैं मम्मी के साथ घर के काम में हमेशा हाथ बटाती हूँ। हमारी बहुएं तो पूरे घर का काम खुद ही करती है, कोई मदद नहीं होती। तुम इतनी मेहनत कर सकोगी ना? आंटी जी, आप तो कविता को सुपर वुमन बनाने में लगी हैं क्या? अरे बेटा नंदिनी, तुम्हारे सवाल से तो मैं भी सोच में पड़ गया। ठीक है, लेकिन मेरी बहू को अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। जी आंटी। सुमित्रा अब समझ गई कि कविता एक जिम्मेदार बहू बनेगी। अब कविता और मनोज की शादी पक्की हो गई। घर में खुशी का माहौल था और नंदिनी की मजाकिया बातें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। आकाश, मुझे लगता है तुमको आंटी से बात कर लेनी चाहिए। अरे नंदिनी, तुम ऐसे मुझसे बात या इशारा मत करो ना, वरना यहाँ सबको शक हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अरे यार आकाश, तुम इतना डरती क्यों? मैं बोल रही हूँ ना, अभी बात करो। अरे ठीक है, करता हूँ, पर तुम बीच में कुछ मत बोलना। अरे हाँ बाबा, ठीक है। अब घर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय आकाश और नंदिनी की गुपचुप प्रेम कहानी थी, जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। आकाश अब और छिपा नहीं सकता था। वो सबके सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार था। घर में सब रिश्तेदार मौजूद थे, माहौल खुशनुमा था, लेकिन आकाश के मन में बेचैनी साफ झलक रही थी। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है आकाश, आज तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? वो मैं और नंदिनी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी हैरानी से आकाश और नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा? ये बात तुम दोनों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये क्या तमाशा है? आंटी जी, हम डर रहे थे कि आप सब क्या कहेंगी। अरे भाई, ये तो फिल्मी सीन निकला। वाह, ये तो बड़ा ड्रामा हो गया, हमें कुछ भनक तक नहीं लगी। सुमित्रा ने एक तीखी नजर नंदिनी पर डाली, जैसे उसकी हरकत को तौल रही हो, लेकिन फिर उसने आकाश के चेहरे पर सच्ची भावनाएं देखी। उसके अंदर की सांस सख्त थी, पर अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन आखिरकार हंसते हुए सबके सामने अपनी सहमति दे दी। ठीक है, अब चुप क्यों हो? अगर प्यार किया है तो शादी भी कर लो। सच मम्मी, आप मान गई? अरे हाँ आकाश, सुमित्रा दीदी मान गई है, वरना तुम्हारी हालत पतली कर देती। अब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। देखा, आंटी जी भी हमारी टीम में आ गई।
अभी माहौल ड्रामेबाजी से शांत ही हुआ था कि रिश्तेदारों ने सोहन को छेड़ना शुरू कर दिया। सोहन पहले से ही अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठा था, जैसे उसे कुछ अनहोनी का डर सता रहा हो। अरे सोहन भैया, इतने बेचैन ना हो, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। और खुशी की बात यह है कि तुम्हारे लिए हमने लड़की पहले से देख रखी है। क्या कौन है वो लड़की और कहाँ की है, और आप सबने मुझसे क्यों छुपाया? सोहन के इतने सवालों से उसकी हैरानी और परेशानी साफ झलक रही थी। तभी राधिका मजे लेकर बोली, अरे अरे सोहन, इतने घबरा क्यों रहे हो? लड़की तो वही है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। सोहन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमरे में अचानक चुप्पी छा जाती है। सबकी नजरें सोहन की तरफ थी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती है, वो कौन है? वो लड़की यहीं बैठी है, जेठ जी और मेरे होने वाले जीजा जी। आप मुझे जेठ जी और जीजा जी क्यों बुला रही हो? अरे बुद्धू, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना ही है। क्या रीना? जी हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ जिसे सबने आपकी दुल्हनिया बनने के लिए चुना है। रीना का ये अंदाज देखकर पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सोहन ने सर झुका लिया। इसका शर्माना सबके सामने मजाक का कारण बन गया। वो ये सोचकर परेशान था कि कहीं कोई और लड़की ना हो, लेकिन रीना का नाम सुनते ही उसकी जान में जान आ गई। तो सोहन, अब हमें भी बता दो, कुछ और राज छुपा रखे हो तो। अरे नहीं नहीं ताऊ जी, अब तो सबके सामने आ ही गया। अरे वाह, एक एक करके सब अपने दिल की बातें कह रहे हैं और सबके कारनामे एक साथ बाहर आ गए। अब तीनों भाइयों की शादी तीनों बहनों से होंगी, और वो भी एक साथ। कितना शुभ संयोग है ये। सुमित्रा की बात सुनकर सभी ने ताली बजाई और खुशी से शादी की तारीख तय कर ली। तीनों बेटियों की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर थी और नंदिनी की शरारतें इस खुशी में चार चांद लगा रही थी। कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी हो जाती है और तीनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। कविता, रीना और नंदिनी, आज से तुम इस घर को अपना घर समझना। जी माँ जी, शादी के बाद ससुराल ही तो लड़की का घर होता है। जी बिल्कुल मम्मी जी, आज से ये घर हमारे लिए मायके से बढ़कर है। जी आंटी जी, मैं इसको आज से अपना ही घर समझूंगी। सुनो नंदिनी, तुम अब इस घर की बहू हो, इसलिए अब हमको आंटी मत कहना। हाँ नंदिनी दीदी सही बोल रही है, तुम हमें माँ या मम्मी कह सकती हो। अब सुमित्रा और राधिका मिलकर तीनों बहुओं को अपने घर के रीति रिवाज, नियम और अनुशासन में कैसे रहना है ये सब समझा रही थी। लेकिन तभी नंदिनी को वहां खड़े खड़े आंख लग जाती है। देखो इस लड़की को, इसमें बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। नंदिनी, नंदिनी। जी माँ जी, समझ गई। क्या समझ गई? जो आपने अभी बताया। लेकिन तुम तो सो रही थी, फिर कैसे समझ गई? नहीं मम्मी, मैं माँ जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। सुमित्रा नंदिनी के चंचल स्वभाव से वाकिफ थी, इसलिए वो बात को टालकर सबको समझा बुझाकर बात खत्म करती है। अगली सुबह कविता और रीना जल्दी जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते हैं। तभी किचन में कविता रीना से पूछती है, अरे रीना, ये नंदिनी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है दीदी वो अभी उठी भी नहीं होगी। अरे तो उसे जल्दी उठा देना, किसी ने देख लिया तो उसे सोते हुए, उसके साथ हमारी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक राधिका किचन में आ जाती है। अरे कविता बेटा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? जी माँ जी, बस 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे रीना, ये नंदिनी कहाँ है? वो मम्मी जी अभी यहीं थी, अब शायद कहीं दूसरा काम करने लगी होगी। जब वो आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। जी मम्मी जी, भेज दूंगी। अब कविता तुरंत रीना को नंदिनी को जगाने भेजती है। रीना दौड़ते हुए नंदिनी के कमरे में जाती है, लेकिन वो तो मजे से बिस्तर पर पड़ी सो रही होती है। नंदिनी, अरे नंदिनी जल्दी उठ, वरना आज तेरी वजह से हम सब फंस जाएंगे। अरे यार क्या है दीदी, सोने दो ना, कितनी मस्त नींद आ रही है। तभी राधिका पीछे से आकर एक मग पानी नंदिनी के मुंह पर फेंकती है और नंदिनी हड़बड़ाकर उठ बैठती है। अपने सामने राधिका को खड़े देखकर वो घबरा जाती है। नंदिनी, ये क्या बचपना है?
तुम्हारी ये हरकत अगर सुमित्रा दीदी देख लेती तो आज तुम्हारे साथ हम तीनों की भी क्लास लग जाती। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जल्दी से 10 मिनट में तैयार होकर किचन में आ जाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझी? जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अब जैसे तैसे सुबह का नाश्ता नंदिनी अपनी बहनों के साथ मिलकर सबको करवाती है। उसके बाद सुमित्रा सबको बोलने लगती है, बहुओं तुम सबने अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन आज नाश्ता पूरे 15 मिनट लेट हुआ है। अरे जाने दो ना दीदी, ये सब अभी नहीं है, इसलिए इनको ये सब नहीं पता। नहीं राधिका, अगर अभी से इनको अनुशासन में नहीं रखा गया तो ये सब अपने मन का करने लगेंगी, इसलिए इनको ये बताना बहुत जरूरी है। जी दीदी। सुमित्रा तीनों को उठने, खाने और सारे काम करने का समय बता देती है। कविता और रीना दोनों अच्छे से ये बात समझ जाते हैं, लेकिन नंदिनी इसको सीरियसली नहीं लेती और अपने हिसाब से ही काम करती है। तभी एक दिन, कविता, रीना, मुझे पता है तुम दोनों समझदार हो, घर के नियमों का पालन करती हो, ऐसे ही अच्छे से घर संभालो। जी माँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। हाँ मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मम्मी जी, मेरी तो ये आदत है, अगर कोई गलत बात करे तो मैं उसका विरोध करती हूँ और वो करूंगी भी। गलत? मेरे घर में कोई गलत बात नहीं होती, समझी नंदिनी? अगर बहुएं इंसानों की तरह नहीं मशीनों की तरह काम करे तो ये तो गलत ही है ना। नंदिनी, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज है कि नहीं? माँ जी, इसे माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं कैसे बोला जाता है, मैं इसे समझा दूंगी। ठीक से समझा देना, अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ लेना तुम तीनों। कविता और रीना अब नंदिनी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो दिखावे के लिए उन दोनों को हाँ हाँ कर देती है, लेकिन मन ही मन वो इस अनुशासन भरे नियमों से तंग आ चुकी थी। पता नहीं ये माँ जी अपने आप को क्या समझती हैं। बहुएं क्या मशीन होती है जो दिन भर काम में लगी रहे, ऊपर से इनके नियम और अनुशासन। आई हेट दिस। अब मुझे ये सब बदलना पड़ेगा। हर बार नंदिनी, जब सुमित्रा या तुझे राधिका बड़ों से कोई बात ऐसा करने नियम की तमीज बनाती है कि नहीं? जो बहुओं के लिए माँ ठीक जी, ना इसे हो, माफ कर दीजिए, इसे कविता पता और नहीं रीना कैसे तो बोला चुपचाप जाता उसे है। मान लेती मैं थी, इसे समझा लेकिन दूंगी। नंदिनी अपनी ठीक से आवाज समझा उठाने से देना, पीछे नहीं अगली हटती बार मैं ये थी। बर्दाश्त उसे नहीं लगता था करूंगी, कि अपने समझ लेना तुम तीनों। आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना कविता और जरूरी रीना है। अब नंदिनी को बहुत नंदिनी बेटा, समझाते हैं, घर के नियमों लेकिन का उसको कुछ पालन समझ में करना नहीं आता। जरूरी है। वो दिखावे तुम के जो लिए हर उन बात में दोनों को दखल हाँ दोगी हाँ तो कर सब देती नाराज है, हो जाएंगे लेकिन ना। मन ही मन वो इस मम्मी जी, अगर अनुशासन बात भरे सही हो तो नियमों मैं से मान तंग आ लूंगी, चुकी थी। लेकिन गलत बातों पर चुप नहीं रह पता सकती मैं। नहीं ये माँ जी अपने आप को क्या समझती हैं। बहुएं क्या मशीन अरे होती है नंदिनी, पागल। जो दिन भर काम में ऐसे तो लगी रहे, पूरा घर तुमसे ऊपर से नाराज इनके हो जाएगा। नियम और अनुशासन। हाँ नंदिनी, आई हेट हमें दिस। यहाँ शांति अब बनाए मुझे ये रखनी सब है, बदलना पड़ेगा। वरना हर दिन घर में हर किसी न बार जब किसी बात पर सुमित्रा लड़ाई या होती राधिका रहेगी। कोई ऐसा नियम बनाती लड़ाई से जो डरने की बहुओं कोई के लिए जरूरत नहीं ठीक है। ना हो, कभी-कभी कविता अपनी और बात रीना रखने तो के लिए चुपचाप लड़ना उसे मान जरूरी लेती होता थी, है। लेकिन नंदिनी अपनी नंदिनी, आवाज उठाने से इस पीछे घर नहीं में हटती सुमित्रा थी। दीदी के उसे बनाए लगता हुए था कि अनुशासन अपने से ही काम करना आत्मसम्मान होगा, के लिए समझी? खड़ा होना। अब धीरे धीरे सुमित्रा के कड़े अनुशासन और नियमों का असर और बढ़ने लगा। सुमित्रा चाहती थी कि हर चीज उसके हिसाब से हो, जो बहुओं के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला था। सुनो तुम तीनों, सुबह उठने का टाइम 5 बजे है, अगर देर हुई तो समझ लो मेरा गुस्सा देखना पड़ेगा। मम्मी जी, हम इंसान है या मशीन? इतनी जल्दी उठकर कैसे काम करेंगे? माँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन ये सख्ती मुश्किल है। बहुएं घर का काम करने के लिए होती हैं, आराम करने के लिए नहीं आई यहाँ। पर हम काम से भाग नहीं रहे मम्मी जी, लेकिन इतने कड़े नियम। अब सुमित्रा, थोड़ा नरम रहो, बहुओं को भी सांस लेने दो। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमित्रा की सख्ती और बढ़ती गई। बहुओं की एक छोटी गलती भी बड़ा मुद्दा बन जाती थी। एक दिन नाश्ता थोड़ी देर से बना और सुमित्रा ने फिर अपना गुस्सा दिखाया। ये क्या, नाश्ता अभी तक नहीं बना? तुम्हारे मायके में क्या ऐसे ही आलस करते थे तुम सब? माँ जी, गैस में थोड़ी दिक्कत थी ना, इसलिए देर हो गई। बहाने मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ, मेरे घर में ये चाल नहीं चलेगी। हम दिन रात काम कर रहे हैं, फिर भी इनको नजर में ही नहीं आता। अरे मम्मी जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ सुमित्रा दीदी, ऐसे तो बहुएं घर से भाग जाएंगी,
एक दिन काजल सुमित्रा से कॉलेज पिकनिक पर जाने के लिए कहती है, लेकिन सुमित्रा उसको डांट कर चुप करवा देती है। अब नंदिनी ये सब सुनकर मौके का फायदा उठाकर काजल को अपनी टीम में लेने का सोच लेती है। अरे क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी भाभी, मैं पिकनिक पर जाना चाहती थी पर मम्मी ने मना कर दिया। बोलती है ये सब फालतू काम ना करो, घर का काम सीखो। मम्मी जी को वैसा नहीं करना चाहिए था। बेटियां मायके में नहीं तो क्या ससुराल में पिकनिक पर जाएंगी? और हमारी हालत तो तुमने देखी है ना, बस सास का हुक्म मानते रहो। सच कहा भाभी, ससुराल में बहुएं बंधुआ मजदूर बना दी जाती है। हाँ काजल, हमारी कोई मदद भी नहीं करता कि मम्मी जी को समझाए कि ये घर है, जेल नहीं। इतने सख्त नियम क्यों है भैया? पर भाभी अब तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगी, हम लोग मिलकर इन नियमों को बदल देंगे। ये हुई ना बात काजल। देखो, रोने से ना कुछ नहीं होता, अपने हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। एक दिन सुमित्रा सुबह सुबह नंदिनी को ताने मारने लगी, जिससे परेशान होकर नंदिनी ने काम करना छोड़ दिया तो सुमित्रा उस पर भड़क उठी। नंदिनी, ये क्या हरकत है, काम छोड़कर बैठ गई? हाँ मम्मी जी, छोड़ दिया। कोई इंसान इतने काम नहीं कर सकता जितना आप चाहती हो। नंदिनी सही कह रही है मम्मी जी, हर चीज में केवल अपनी ही चलाना सही नहीं है। मेरे घर में मेरी ही चलती है और हमेशा चलेगी। माँ जी, अगर आप अपनी बात हमें प्यार से समझाएंगे तो हम भी हर काम कर लेंगे, लेकिन चिल्लाने से काम गलत हो जाता है। दीदी, थोड़ा सोच समझ कर चलो ना, बहुओं को दबाकर रखने से कुछ नहीं होगा। सुमित्रा की सख्ती से तंग आकर एक दिन काजल और नंदिनी ने आपस में बात की। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब कैसे सुमित्रा का सामना करना है। नंदिनी, तुमने आज फिर मेरे बनाए नियम तोड़े, मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम क्या नियम नियम करती हो? नियम जेल में होते हैं, घर में कैसे नियम? मम्मी जी, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, बल्कि घर में सब आपकी बात मानते हैं, लेकिन तब भी आप सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ दीदी, ऐसे तो घर में बहुएं हमारे खिलाफ हो जाएंगी। सुमित्रा, बहुएं सही कह रही है, इतने कड़े नियमों की जरूरत तो जेल में होती है। मुझे लगता है तुम्हें इसमें सुधार करना चाहिए। सबका ऐसे एक साथ सुमित्रा के नियमों पर बोलना उसको बिल्कुल शांत कर देता है, और फिर रमेश की बात को टालना उसे सही भी नहीं लगता। इसलिए अब सुमित्रा अपने नियमों में माँ, आखिर आप चाहती क्या हो? तू अभी भी यही पूछ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुझे साफ साफ बता चुकी हूँ कि मुझे तेरी वो मोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उससे तेरी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न है और अमीर घर की है, इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज लड़की है और उसमें बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। मैं मिल चुकी हूँ उससे। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, मैं भी उससे मिला था और वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। उसने हम दोनों से बिल्कुल भी अच्छी तरह बात नहीं करी। उसके अंदर बहुत घमंड है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या करूं मैं? एक अच्छी लड़की से शादी कर, जो सुंदर हो, सुशील हो और संस्कारी हो, जो घर परिवार को संभालना जानती हो। अच्छा, और ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? मैंने ऐसी लड़की पहले ही देख रखी है, उसका नाम रानी है। तू हाँ कहे तो चट मंगनी पट ब्याह करा दूं, बस तेरी हाँ की देरी है। लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मोना के टक्कर की हो। मतलब जो मोना जैसी मॉडर्न हो, अंग्रेजी बोलना जानती हो, अंग्रेजी खाना बनाना जानती हो। इन शॉर्ट ऐसी हो जो कहीं ले जाने लायक हो। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैंने ऐसी ही लड़की देखी है तेरे लिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। माला की बात सुनकर विनोद शादी करने के लिए तैयार तो हो गया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है। असल में माला एक देसी बहू लाना चाहती थी, पर विनोद को मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। इसलिए माला ने विनोद से झूठ बोल दिया था कि रानी एक मॉडर्न लड़की है। तुमने विनोद से झूठ क्यों बोला कि रानी मॉडर्न लड़की है? शादी होने के 2 मिनट में वो ये झूठ पकड़ लेगा। अरे फिक्र ना करो, मैं बहू को यहाँ आने से पहले ही कुछ चीजें सिखा दूंगी।
क्योंकि अगर विनोद को ये सब पता चल गया ना तो बहुत नाराज हो जाएगा तुम्हारा बेटा। अरे आपको भी पता है कि मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मॉडर्न लड़कियां घर चलाना नहीं जानती, एक देसी लड़की ही घर चला सकती है। कुछ समय गुजरता है और विनोद की रानी से शादी हो जाती है। बहू, इससे पहले कि विनोद के साथ तू अपना वैवाहिक जीवन शुरू करे, मैं तुझे कुछ बातें समझा देना चाहती हूँ। जी माँ जी, बताइए। तूने शहर में रहना अभी अभी ही शुरू करा है। तेरी पैदाइश गांव की है और तू वहीं पली बड़ी है। ये बातें विनोद को कभी पता मत लगने देना। क्यों माँ जी? अरे क्यों मत पूछ, जो बता रही हूँ वैसा कर। बस ये समझ ले कि तुझे विनोद के सामने मॉडर्न बनकर रहना है। मॉडल? अरे मॉडल नहीं, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब शहरी। बात बात पे इंग्लिश बोलनी है, शहर के लोगों की तरह कपड़े पहनने हैं, और सबसे अहम बात कि तुझे शहरी खाना बनाना आना चाहिए। मतलब वो जो होता है ना फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर। मैंने तो आज तक पिज्ज़ा बर्गर कभी खाया तक नहीं, बनाना तो दूर की बात है। जो अब तक नहीं किया वो अब करना पड़ेगा। लेकिन पिज्ज़ा बर्गर घर में कौन बनाता है भला? अरे भले ही कोई ना बनाता हो, पर तुझे बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो तेरा टेस्ट लेने के लिए तुझसे कह सकता है। क्योंकि मैंने उससे बताया है कि तुझे सब कुछ आता है और तू बड़ी मॉडर्न है। पर आपने झूठ क्यों बोला माँ जी? अरे फिर क्यों? मैंने तुझसे कहा ना, सवाल मत किया कर। अगर तुझे इस घर में रहना है तो जैसा बता रही हूँ वैसा कर। पर फिर भी। अरे उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो बड़ी मॉडर्न थी, तो विनोद को तेरा होते हुए उसकी याद ना आने लगे, इसलिए कह रही हूँ। अब सबसे पहले रानी माला से थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीखती है। हैव अ नाइस डे। हवा खाई है? हवा खाइए नहीं, हैव अ नाइस डे। अच्छा अच्छा, समझ गई। समझ गई नहीं, बोलकर बताओ। हवा नहीं है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हाँ सही, इसका मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। अब बोल। एक्चुअली। एक चूही। हे भगवान, मैं कहाँ अपना सिर दे मारूं। एक चूही नहीं, एक्चुअली, एक्चुअली। एक्चुअली। ठीक है, समझ गई मैं। एक्चुअली को हर बात के शुरू में बोलते हैं। अब बोल। ओ माय गॉड, इसका मतलब है हे भगवान। और ये तब बोलते हैं जब कुछ हैरानी या परेशानी होती है। ओ माक्टो। हैं? फिर से बोल। ओ माय माय गॉड। गॉड। ओ माय गॉड। ओ माय डॉग। हे भगवान, क्या अर्थ का अनर्थ कर रही है। ओ माय गॉड बोलना है, ओ माय डॉग नहीं। ओ माय डॉग का मतलब हुआ हे मेरे कुत्ते। मैं तुझे इतनी मुश्किल से सिखा रही हूं और तुझे हंसी आ रही है। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। ओह थैंक गॉड। इसी तरह से माला रानी को कई इंग्लिश के वर्ड सिखाती है। कुछ वो सीख पाती है और कुछ नहीं। अच्छा, अब तुझे ना थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आ गई है, अब तू लैपटॉप चलाना भी सीख ले। हाय दैया, ये सब मैं कैसे सीखूंगी? ओफो रानी, हाय दया नहीं, ओ माय गॉड बोलो। अभी बताया था ना तुम्हें। अच्छा हाँ। ओ माय गॉड, मैं लैपटॉप कैसे सीख पाऊंगी? अरे कुछ नहीं, बस ऑन ऑफ करना सीख लो। माला उसे लैपटॉप खोलना और बंद करना सिखाती है। फिर वो उसे शहरी लोगों की तरह साड़ी पहनने का ढंग सिखाती है। लेकिन इससे पहले कि वो खाने की बात कर पाती, तब तक वहां विनोद आ जाता है। क्या बात है, आप ही बात करती रहोगी क्या मेरी पत्नी से? मेरे लिए भी छोड़ दो। हाँ, ले जा। मैं तो बस यूं ही बतिया रही थी। एक्चुअली हम लोग आपकी बात कर रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं। हो रियली, दैट्स गुड। पर अब चलो, मेरे बारे में नहीं, मुझसे बात करो। विनोद रानी को लेकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह होती है और विनोद रानी से पिज्जा बनाने की मांग करता है। हाय दैया, ये पिज्जा मुझे बनाना नहीं आता, अब क्या बोलूं?
अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं। वो दरअसल सामान नहीं है ना पिज्ज़ा बनाने का। अच्छा ठीक है, चलो मैं बाहर जाऊंगा तो वहां से ले आऊंगा। इस समय तो बहाना बनाकर बच गई, लेकिन अब जब ये सामान ले आएंगे तो मेरा क्या होगा? अरे फिर कहाँ खो गई? नहीं नहीं नहीं, मैं बस यूं ही कुछ सोच रही थी। चलो अच्छा, आप फिलहाल ऑफिस जाओ, हवा नहीं है। क्या? मेरा मतलब है हैव अ नाइस डे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। रानी प्रार्थना कर रही थी कि काश विनोद पिज्जा के बारे में भूल जाए, लेकिन वो कहाँ भूलने वाला था। वो तो अगले ही दिन पिज्जा बनाने का सारा सामान लेकर आ जाता है। रानी, ये लो पिज्जा बनाने का सारा सामान, कुछ कम हो तो बता देना, वो भी ला दूंगा। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब सारा सामान ले आए। लेकिन एक्चुअली आज गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई है तो उसमें पिज्जा का क्या लेना देना? पिज्जा तो माइक्रोवेव में बनता है ना। मैंने गैस कहा क्या? मैं भी ना इडियट हूँ बिल्कुल। एक्चुअली गैस नहीं, बिजली खत्म हो गई है। हाँ हाँ, बिजली। बिजली भला कैसे खत्म होती है? ओहो, भावनाओं को समझा करो ना। मेरा मतलब बिजली चली गई है, बिजली आ नहीं रही है। ओह ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, जब बिजली आए तो बना लेना। कुछ ही समय गुजरा था कि बिजली भी वापस आ गई। लो बिजली आ गई, अब बना लो। हे भगवान, अब क्या बहाना बनाऊं? यस, आइडिया। अरे वो ना माइक्रोफोन खराब हो गया है। तो माइक्रोफोन का पिज्जा से क्या लेना देना? हे भगवान, वो क्या होता है? माइक्रो? अरे बोलो ना। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव खराब हो गया है। अचानक से ना वोल्टेज में बहुत तेज कुछ उतार चढ़ाव आ गया तो फूक गया। लगता है आज पिज्जा खाना किस्मत में नहीं है। चलो कल माइक्रोवेव सही करा लाऊंगा, फिर बना लेना। हे भगवान, ये आदमी है या बंदर? एक चीज के पीछे पड़कर रह गया है। ये नहीं कि अगर नहीं बन पा रहा है तो भूल जाए उसे। विनोद ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वो अगले ही दिन माइक्रोवेव सही कराकर ले आया। ये तो दुकान पर जाते ही ठीक हो गया, मैकेनिक ने चलाया तो फौरन चल गया। ओह, चलो अब बनाओ पिज्जा। अरे मैं बना तो देती, आपके बिना कहे ही बना देती, लेकिन आज ना बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए ना फिर बनाती हूँ, चलेगा ना? अब हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो फिर बना देना। शाम हुई तो विनोद ने फिर से रानी को पिज्जा की याद दिलाई, पर रानी की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उनके घर में मेहमान आ गए। पहले गेट्स का अतिथि सत्कार कर लेते हैं, पिज्जा बाद में देख लेंगे। यू मीन गेस्ट? हाँ वही, गेस्ट। जबान फिसल गई थी। ओके ओके। ये आदमी है या पजामा, जरा जरा सी बात पकड़ता है। रानी किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो माला भी वहां आ जाती है। माँ जी मुझे बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए मुझे। अरे क्या हुआ, यहाँ कोई कॉकरोच है क्या? कॉकरोच नहीं, बंदर है। वो बंदर जिसे आपने पैदा किया है, पिज्जा के पीछे पड़ के रह गया है। मैं बहाने बनाए जा रही हूँ और वो बस बोल रहा है कि पिज्जा बनाओ पिज्जा बनाओ। अब तो मेरे बहाने भी खत्म हो रहे हैं, क्या करूं मैं तुझे पिज्जा बनाना सिखा तो देती, पर अभी समय नहीं है। तो तब तक ऐसा कर कि अगली बार जब भी वो पिज्जा बनाने को बोले तो कह देना माँ जी का पेट खराब है, हम लोग पिज्जा खाएंगे और माँ जी मुंह देखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तू बस इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है माँ जी, पर आप मुझे जल्दी से सिखा दो, हाँ, वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जानी है। रानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अगले दिन विनोद ने उसे फिर से पिज्जा बनाने को कह दिया। एक्चुअली मैं तो खुद ही बनाने जा रही थी, लेकिन अभी पता चला कि माँ जी का पेट खराब है। अब अगर मैं बनाऊंगी और हम दोनों खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि माँ जी बैठी हमारा मुंह देख रही है और हम लोग खा रहे हैं। मेरी माँ का पेट खराब हो गया और मुझे पता ही नहीं चला।
हाँ बेटा, सुबह से परेशान हूँ, पर तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अरे पर मेरे चक्कर में तुम लोग पिज्जा क्यों नहीं खा रहे हो? अब बनाओ, खाओ आराम से बच्चों। अरे नहीं नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। हाँ, और आप ना अपना ख्याल रखा करिए मम्मा। विनोद ये बोलकर वहां से चला जाता है। तब माला रानी से कहती है, चल अब फटाफट पिज्जा बनाना सीख ले, यही समय है तेरे पास। जी सिखाइए। अरे यूट्यूब खोल, या रुक मैं ही चलाती हूँ। ये रेसिपी देख कैसे बनता है पिज्जा, इसको देखती जा और बनाती जा, मैं आती हूँ अभी। माला ये बोलकर कुछ काम करने चली जाती है और रानी वीडियो देखने में लग जाती है। वो वीडियो को देखकर पिज्जा बनाने की कोशिश करती है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ठहरी गांव की देसी लड़की, मैं भला कैसे पिज्ज़ा बनाऊं? चलो कोशिश करती हूँ। अब वो पिज्जा बनाना शुरू करती है, पर उसे माइक्रोवेव ओवन चलाना भी नहीं आता था, जिस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, आग आग! अरे अरे क्या हो गया? माला फटाफट आग बुझाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर मुझे ये मशीन चलाना नहीं आता। ये तुम्हारी गलती है माला, तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों गई? हाँ जी, मेरी ही गलती है जो मैं इसे अकेला छोड़कर गई। ये तो शुक्र माना कि विनोद ने तुझे ऐसा करते नहीं देखा। खैर अब जो हो गया सो हो गया, मैं तुझे समझाती हूँ पिज्जा कैसे बनाया जाता है। माला उसे सिखा पाती उससे पहले ही विनोद वहां आ जाता है। रानी, कल पिज्ज़ा ज़रूर बना लेना, क्योंकि कल मेरे ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बॉस है। तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी पत्नी कितनी मॉडर्न है और वो घर में ही पिज्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें बना सकती है। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, आपकी बॉस यहाँ से खुश होकर ही जाएंगे। अब अगले दिन भी रानी पिज्जा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं बनता। थक हार कर वो देसी खाना ही बना लेती है और विनोद को बताने के लिए एक नया बहाना सोच लेती है। रानी, बॉस आ गए, जल्दी से डिनर सर्व कर दो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। रानी डिनर सर्व करती है तो उसमें पिज्जा नहीं होता। ये देखकर विनोद को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहता। हालांकि विनोद के बॉस को सारा खाना बहुत पसंद आता है। तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है विनोद। मुझे याद भी नहीं मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पिछली बार कब खाया था। तुम्हारा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सो मच सर, मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद आया। धन्यवाद सर। माय प्लेजर। विनोद खुश तो बहुत होता है, लेकिन बॉस के जाने के बाद वो रानी से पिज्जा ना बनाने का कारण पूछता है। मैंने तुमसे बोला था कि डिनर में पिज्जा होना चाहिए, तो क्यों नहीं था? कितने दिन से मैं पिज्जा पिज्जा की रट लगा रहा हूं, पर अभी तक तुम पिज्जा नहीं बना पाई। मैं पिज्ज़ा बनाने वाली थी, पर इसलिए नहीं बनाया कि कहीं अगर आपके बॉस पिज्ज़ा खाते और बीमार पड़ जाते तो दिक्कत हो जाती ना। पिज्ज़ा कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं। बहू की बात तो सही है। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब मुझे पिज्जा खाना है। नो इफ नो बट, अभी जाओ और पिज्जा बना कर लाओ। अभी? हाँ, अभी नहीं तो फिर कभी। अरे रहने देना बेटा, बहू बेचारी थक गई होगी, कल बना लेगी। हाँ और नहीं तो क्या। नहीं, ये कल बहुत दिन से हो रहा है, अब जो होगा आज होगा। रानी बहुत देर सोचती रहती है और अंत में सच्चाई बता देती है। मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे पिज्ज़ा बनाना नहीं आता। मैंने झूठ बोला था। आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं। सजा की बात तो बाद में आएगी, पहले ये बताओ कि झूठ क्यों बोला? आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसी पत्नी चाहिए थी जो सारे मॉडर्न काम कर सके। ये बात सच है कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी, पर मुझे ऐसी भी पत्नी चाहिए थी जो सच्ची हो। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मुझे पिज्ज़ा विज़्ज़ा कुछ बनाना नहीं आता। तभी वहां माला की पड़ोसन मीना आ जाती है और ये बात सुन लेती है। अरे माला, तुम तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू बहुत मॉडर्न है, तो ये सब झूठ था। वेल डन आंटी। वेल डन।
वो वेलकम होता है बेटा, इससे सही तो मेरी सिमरन है। तुम तो एक नंबर की जाहिल बहू उठा लाई हो। आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने की? मेरे ही घर में आकर मेरी ही पत्नी का मजाक बना रही है। एक शब्द और मेरी पत्नी के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माफ करना बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक अपने बहू बेटों से करिए जाकर। ठीक है जा रही हूँ, मैं तो बस चीनी लेने आई थी। झूठ बोलने के बावजूद विनोद को अपने लिए स्टैंड लेता देखकर रानी बहुत खुश थी। मीना चीनी लेकर चली गई और रानी ने विनोद से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपकी प्रेमिका जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। तुम उसकी तरह नहीं बन सकती, क्योंकि तुम उससे बेहतर हो। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कोई मॉडर्न लड़की नहीं हो, पर मैं बस देख रहा था कि तुम क्या करोगी। और तुमने मेरे लिए जितने एफर्ट किए उतने एफर्ट तो कभी भी उसने नहीं करे थे। मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें भले ही पिज्ज़ा बनाना ना आता हो, लेकिन तुम्हें लोगों का दिन बनाना आता है। अरे ये पिज्जा किसने ऑर्डर किया था? ये तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने बनाया था, पर अच्छा नहीं बना है। अच्छा नहीं बना? अरे इससे बेहतर पिज्जा तो मैंने आज तक खाया ही नहीं है। तरुण के कहने से विनोद और माला भी उस पिज्जा को खाकर देखते हैं और वो सचमुच एक परफेक्ट पिज्जा था। तुमने जब इतना अच्छा पिज्जा बना लिया था तो हम सबको खिलाया क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ना पिज्ज़ा का टेस्ट कैसा होता है, तो मैं तो बनाती चली गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा। माँ, तुम सचमुच कितनी सीधी बहू लाई हो। इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसे पता नहीं कि उसने कितना अच्छा काम किया है। मैंने अच्छा पिज्जा बनाया है या आप लोग मजाक कर रहे हैं? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तुम अगर ये बेचना शुरू कर दो ना तो रेस्टोरेंट बंद हो जाए। क्या आप भी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे सच में, ये मेरी देसी बहू का पिज्जा है। देसी बहू का कमाल का पिज्जा। या फिर देसी बहू का परफेक्ट पिज्जा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और विनोद रानी को गले लगा लेता है। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे कि आखिर उसके पति ने उसे जैसी वो है वैसा एक्सेप्ट कर लिया और उसे पिज्जा बनाना भी आ गया।